और चलिए अब आपको इस किरदार के बारे में भी मैं विस्तार से बताऊंगी। आपको चिंटू और पिंटू का नाम याद होगा। चिंटू की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी बीच पटना पेपर लीक में गिरफ्तार चिंटू ने भी ईओयू से पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे किए हैं। चिंटू ने पूछताछ में पुलिस को यह बताया कि कैसे उस तक आखिर पेपर पहुंचा, चिंटू को कैसे पेपर मिला और प्रिंटर खराब होने की कहानी क्या है वो भी आप समझिएगा। जांच में अब तक ये बात सामने आई कि 5 मई की सुबह चिंटू के मोबाइल पर प्रश्न पत्र और आंसर की पहुंची। बताया जा रहा है कि जब हजारीबाग में एसबीआई से प्रश्न पत्र को लेकर ओएसएस स्कूल लाया जा रहा था तो रास्ते में ही पेपर लीक किया गया। आप अब पहली तस्वीर को फिर से याद कर लीजिए, वो तस्वीर जब ई रिक्शे के माध्यम से बिना किसी सिक्योरिटी के एसबीआई बैंक से स्कूल तक पेपर को पहुंचाया गया। चिंटू ने यह बताया कि उसी बीच में खेल हुआ है पूरा, यानी कि पेपर लीक जो हुआ, जब चिंटू का यह खुलासा है कि जब बिना किसी सिक्योरिटी के पेपर को स्कूल तक पहुंचाया जा रहा था, उसी बीच में ये पूरा खेल हो गया। संजीव मुखिया के गैंग ने ये काम किया। संजीव मुखिया ने उसे अपने रिश्तेदार रॉकी के पास भेजा। रॉकी ने प्रश्न पत्र और आंसर को चिंटू के पास भेजा। ये प्रश्न पत्र और आंसर की पीडीएफ के फॉर्म में भेजी गई, जिसका प्रिंट निकालकर चिंटू ने पटना में जो अभ्यर्थी थे उनके बीच बांट दिए। बड़ा खुलासा आप जान लीजिए इंडिया टीवी पर, कैसे पूरा पेपर का खेल हुआ है। एसबीआई से ओएसएस स्कूल जाते वक्त पेपर लीक किया गया। लीक करने वाले पहले संजीव मुखिया को पेपर भेजा गया। संजीव मुखिया जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। संजीव मुखिया ने अपने रिश्तेदार रॉकी को वो प्रश्न पत्र भेजा और फिर रॉकी ने प्रश्न पत्र और जो आंसर की थी वो चिंटू के पास भेजी। चिंटू ने पेपर का प्रिंट लेकर छात्रों को रटवाने के लिए भेज दिया। चिंटू ने ईओयू को पूछताछ में यह भी बताया कि रॉकी ने उसे सबसे पहले बायोलॉजी का प्रश्न पत्र और आंसर भेजा था, उसके बाद फिजिक्स का प्रश्न पत्र और आंसर की भेजा और आखिरी में केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र और आंसर की उसकी भी भेजी। ये सभी व्हाट्सएप ऐप के जरिए पीडीएफ के फॉर्म में भेजे गए थे, जिसके बाद चिंटू ने पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल में इन सब की प्रिंटिंग निकलवाई, प्रिंट निकाली और वाईफाई प्रिंटर होने की वजह से मोबाइल से डायरेक्ट प्रिंट निकल गया, यानी कि कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी ताकि कोई प्रूफ ना मिले। लेकिन 10-12 प्रिंट निकलने के बाद प्रिंटर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से जो छात्र हैं सभी छात्रों को प्रश्न और आंसर का प्रिंट नहीं मिल पाता और बच्चे प्रश्नों को रट नहीं पाए। अब समझिएगा, सबसे पहले मिलता है बायोलॉजी का प्रश्न पत्र और उसकी आंसर की, फिर इसके बाद फिजिक्स का पेपर मिलता है, आंसर मिलता है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के सवाल जवाब मिलते हैं। हालांकि 10-12 प्रिंट निकल पाते और उसके बाद प्रिंटर खराब हो जाता है। अब चिंटू कुमार ये बता रहा है कि संजीव मुखिया का वो रिश्तेदार भी है, उसे ईओयू ने देवघर से गिरफ्तार किया। देवघर में जिस घर से उसकी गिरफ्तारी हुई है वहां ईओयू को एक डायरी मिली। डायरी में सेटिंग का पूरा लेखा जोखा है, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम हैं, परीक्षा के नाम और कितनी राशि सेटिंग कराने में ली गई है, वो सब कुछ डिटेल उस डायरी में लिखा हुआ है। डायरी में पूरा खाका उस लीग गैंग का लिखा हुआ है। देखिए अब रेट कितने हैं वो यहां पर आप समझ लीजिए। उत्तर देकर सेटिंग कराने का रेट था 30 लाख से 60 लाख के बीच। ईओयू का ये कहना है कि डायरी में काफी खराब हैंडराइटिंग में बातें लिखी गई। इसे समझने के लिए काफी दिक्कत ईओयू की टीम को भी हुई है। डायरी में पूरा का पूरा लेखा जोखा देवघर से बरामद जो चिंटू की डायरी सामने आई उसमें कई तरह की बातें सामने आई। हालांकि लिखावट इतनी खराब थी कि ईओयू की टीम को बहुत ज्यादा मशक्कत उसे समझने के लिए भी करनी पड़ी। अब बिहार पुलिस की ईओयू इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई के पटना पहुंचने से पहले ही ईओयू दफ्तर में आज वे परीक्षार्थी भी पहुंचे, जिन्हें ईओयू ने समन देकर पूछताछ के लिए तलब किया। दरअसल इन छात्रों के रोल कोड सेटर्स के पास से मिले थे और इसीलिए टीम ये जानना चाह रही है कि क्या इनसे भी किसी तरह के पैसे लिए गए, क्या इन्हें भी प्रश्न पत्र भेजे गए थे। और ऐसे ही एक छात्र सोनू भी वहां पहुंचा। उसके पिता ने जब इंडिया टीवी से बात की, जब इंडिया टीवी ने उसके पिता से जानना चाहा तो उसने बताया कि उसका बेटा निर्दोष है। आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जिन छात्रों को नोटिस भेजकर बुलाया गया था वैसे छात्र पहुंच रहे हैं। एक ऐसे ही छात्र के पिता हमारे साथ हैं। आपके बच्चे का नाम क्या है? अरे सोनू कुमार। अच्छा, आपका नाम क्या है? चंद्र किशोर यादव। आपको नोटिस गया था? जी सर। क्या लिखा है उसमें? देखिए, वो पढ़ने के बाद नोटिस वहाँ रखा है, उस शिकायत धारा में है। तो आरोप है आपके बच्चे पर कि रोल कोड रोल नंबर उसका मिला था परीक्षा माफियाओं के पास।
तो क्या आपका बेटा शामिल था, उन लोगों से बातचीत चल रही थी? अभी नहीं, उन लोग देहात का रहने, उससे किससे मुलाकात होगा। उन्हें नीट में एग्जाम दिया अपना, वो फिर घर आया, घर से चला गया, कोटा में पढ़ता था, उतना मार्क तो भी है नहीं, 200 कुछ नंबर मार्क था, फर्स्ट बार बैठा है। क्या ऐसा हुआ कि बातचीत हो रही थी, बातचीत पूरी नहीं हो सकी? कोई बातचीत पैसे को लेकर बातचीत नहीं बन सकी? शो विषय में उसको बातचीत है ही नहीं। लेकिन फिर आपका बेटे का एडमिट कार्ड या रोल नंबर कैसे पहुंचा परीक्षा माफियाओं वो तो वहाँ से जहाँ एग्जाम देता है वहाँ सब साबुत तो लेता है, तब तो बैठने देता है। नहीं, परीक्षा माफियाओं के पास से मिला? नहीं, वो सब नहीं है। आप करते क्या है? हम लोग देखिए बिजनेस भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, और बिजनेस कर रहे हैं, गाँव घर में खाद बीज का दुकान है, और खेती बाड़ी भी करते हैं हम लोग। तो क्या ऐसा है कि कोई पैसे का ऑफर था? 32 से 40 लाख की बात कही गई है, कोई शुरुआती बात हुई थी? हम लोग देहात की रहने वाला, बाढ़ एरिया की रहने वाले लोग हैं, हम लोग को उतना पैसा कहाँ से है जो हम किसी से बातचीत। हम लोग को विद्यार्थी पढ़ेगा तो पास होगा, नहीं पढ़ेगा घर जाएगा, खेती बाड़ी करेगा, और क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि आपके बेटे का एडमिट कार्ड, रोल नंबर परीक्षा के माफियाओं के पास कैसे था, जो प्रश्न पत्र लीक करा रहे थे? देखिए वो कैसे था, बिना कागज को परीक्षा कैसे देता? वहाँ तो कागज लेकर के नहीं परीक्षा देता है, फॉर्म भरता है ना, फॉर्म भरेगा तो वही कागज नहीं होगा, और क्या होगा। परीक्षा केंद्र पर वो तो विद्यार्थी के पास कागज होगा ना, जो स्टूडेंट है, परीक्षार्थी है, उनके पास कैसे पहुंच गया जो प्रश्न पत्र लीक करा रहे थे? ये नहीं, मुझे जानकारी नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं। आपका बेटा इसमें शामिल नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं शामिल नहीं। तो एक परीक्षार्थी के पिता हैं, सोनू नाम है इनके बेटे का, उसे भी नोटिस भेजा गया था, और नोटिस मिलने के बाद अब छात्र यहाँ पहुँच रहे हैं।